चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हमें यही पता हो जाना चाहिए कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है। लाइफ प्रोसेस, लाइफ कौन सी प्रोसेस? जो हम जितने काम कर रहे हैं, क्या वो प्रोसेस? लिविंग प्रोसेस समझा मतलब क्या? कैसे लिविंग प्रोसेस? देखो हिंदी में मैं तुम्हें बताऊं ना, तो हमारी बॉडी के वे काम जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अगर हमारी बॉडी ने वे वाले काम नहीं किए ना, तो हमारी बॉडी सरवाइव नहीं कर पाएगी, हम मर जाएंगे। जैसे हम खाना खाते हैं, अगर हमने खाना नहीं खाया तो कुछ टाइम के बाद हम मर जाएंगे, है ना। खाना पीना ये हमारा जो न्यूट्रिशन प्रोसेस हो, ठीक है। न्यूट्रिशन अगर नहीं लिया किसी ने, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, जो भी हमारी बॉडी को जरूरत है, अगर वे वाली चीजें हमने नहीं खाई तो हम मर जाएंगे। इससे अलग भाई, हमारी बॉडी ने जो खाना खाया है, उस खाने से जो एनर्जी बनती है, वो एनर्जी बनाने वाला प्रोसेस कौन सा होता है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन नहीं किया हमारी बॉडी ने तो हमारी बॉडी मर जाएगी। हमारे हार्ट ने पंपिंग नहीं की, मतलब हमारे ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ, तो भी हम मर जाएंगे। हमारी बॉडी ने अपने वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रिएट नहीं किया तो भी हम मर जाएंगे। तो मतलब ये हमारी लाइफ के, हमारे जो है ना लाइफ के वो प्रोसेसेस जो हमारे को सरवाइव करने के लिए, लिविंग रहने के लिए जरूरी है ना, दैट प्रोसेसेस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। समझ में आई बात? अब हम अपना पढ़ते हैं। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव? हमें कैसे पता लगता है कि कौन सी चीजें लाइव है और कौन सी अलाइव है? तुम बता सकते हो? कैसे बताएगा भाई? आरो बता, कौन सी चीज जिंदा है या नहीं जिंदा है, ये कैसे पता लगेगा हमारे को? जिंदा है, सो रहा है तो मर रहा। अगर उसकी सारी सेल्स काम करना बंद कर दें, सेल्स का तो हमें कैसे पता चलता है काम कर रहा? हमें दिखते हैं हमारे सेल काम कर रहे। सूखे सेल का पता लग जाएगा। एक बॉडी है, डेड बॉडी है, और एक हम है, सो रहे हैं, तो सेल को छूके, उसकी बॉडी को छूके पता चल जाएगा उसके सेल काम कर रहे। मतलब कैसे पता लगेगा? सबसे पहले तो देखो, मूविंग बॉडी है, पहली बात तेरी ठीक है भाई, चल रहा है तो सीधी सी बात है, कोई भी जीव चल रहा है तो जिंदा है। फिर भाई वो सो रहा है तो मूव नहीं कर रहा, उस टाइम पे हम देख लेंगे भाई उसकी सांसें चल रही है या नहीं चल रही, ब्रीथिंग कर रहा है या नहीं कर रहा ना, ब्रीथिंग से पता लग जाएगा। उसके बाद पल्स वल्स रेट होती है, ये चीजें होती है, बट वो वहाँ तक हमें जाने की जरूरत नहीं, वो टेक्निकल है। ब्रीथिंग से ही पता चल जाएगा, सो रहा है तो सांस तो ले ही रहा है ना। अब और भी बहुत सारी चीजें हैं। प्लांट कैसे पता लगेगा जिंदा है नहीं जिंदा है? वो कलर वगैरह चेंज करते हैं। जब तक उसका ग्रीन कलर है ना भाई, तो इसका मतलब वो जिंदा है। जब उसका ग्रीन कलर खत्म हो गया ना बिल्कुल, और हमने देखा कि काफी दिनों तक उसके अंदर ग्रीन कलर है ही नहीं, क्योंकि है ना ग्रीन कलर का बहुत बड़ा रोल है बेटा। तुम पता क्या करो दोनों, तुम दूर दूर बैठ जाओ। मेरे को पता है जो ये चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये तुम्हें आती होंगी, कंफर्म बात है बेटा, और तुम्हारी है ना इस तरह से बोलने से डिस्टर्बेंस हो रही है, और मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा, इरिटेशन हो गया करके। तुम सुनो भाई, प्लांट्स ग्रीन है तो इसका मतलब वो क्या है? जिंदा है, और नहीं है तो वो नहीं जिंदा है। मेजर तो हमारा यही एक तरीका है प्लांट का ये पता लगाने का, वो अलाइव है या नहीं अलाइव। इससे अलग एक आध एक्सेप्शनल केस होता है जहाँ पर ग्रीन केस नहीं होता, तब भी वो प्लांट अलाइव होता है, ठीक है। वो एक आधा केस ऐसा आएगा, पर ग्रीन कलर का बहुत बड़ा रोल होता है प्लांट में। ये ग्रीन कलर का क्या रोल होता है, ये जब हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे ना तो पता लग जाएगा हमारे को, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जैसे इफ बी ए डॉग रनिंग और ए काउ चूइंग कर्ड और ए मैन शूटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट। ये काउ चूइंग कर्ड पता है क्या होता है? चूइंग मतलब क्या होता है? चबाती रहती है ना, अपने फूड को खाती हुई अंदर से चबाती रहती है। ये वर्कैब्स भी थोड़े से थोड़े है ना बेटा, नोटिस करते रहा करो।
ये भी बहुत काम की चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमारी लाइफ में काम तो कहीं ना कहीं आएंगी। ठीक है, इसके बाद आ जाओ भाई, कहा गया हम वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स। व्हाट इफ द डॉग और काउ और द मैन वर asleep? तो भी हमें पता है वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर alive, but how did we know that? We see them breathing and we know that they are alive. What about plants? How do we know that they are alive? We see them green. Some of us we will say, हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो alive है. But what about plants that have leaves of colors other than green? They grow over time. हाँ, जो green नहीं है उनका कैसे पता लग रहा है? ग्रो हो रहे हैं भाई, ग्रो हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो जिंदा है, ठीक है ना? So we know that they are alive. Some will say, in other words, we tend to think some sort of movements, either growth related or not, as common evidence for being alive. But a plant that is not visibly growing is still alive. कुछ तो प्लांट इतने बड़े होते हैं जिनकी ग्रोथ का हमें पता ही नहीं लगता। हम तो पैदा हुए थे तब भी वो इतने बड़े थे, और हम तो 50 साल के 40 साल के हो गए, अभी भी उतने ही बड़े हैं, है ना? बट ग्रोथ का तो थोड़ा सा फिर भी अंदाजा हो ही जाता है, थोड़ा सा लास्ट वाली उसमें टिप्स पे तो ग्रोथ होती ही है सभी प्लांट्स में ना। अब आगे ये रहा, बट ए प्लांट देन इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ without visible movement, so using visible movement as the defining characteristics of life is not enough. कोई visible movement नहीं है तो हमें ऐसा लगता है वो मर गया है। Movements over very small scales will be invisible to the naked eye movement of molecules. For example, is this visible molecular movement necessary for life? If we ask this question to professional biologists, they will say yes. In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cells, and that is partially why there is controversy about whether they are truly alive or not. वायरस जो होता है ना, एक्चुअल में उसे तो इमोर्टल बोलते हैं देखा जाए तो। पता है क्यों? कुछ नहीं पता भाई, 400 साल से मूवमेंट ही नहीं है, मरा पड़ा है लैब्स में, और जैसे ही उसे कोई सेलुलर हेल्प मिलती है, जैसे ही कोई सेल्स के कांटेक्ट में आता है वायरस, दोबारा से मूव होने लग जाता है, सारे लाइफ प्रोसेस करने लग जाता है, अपने जैसे नई पैदा करने लग जाता है। समझ रहे हो? तो जो वायरस है ना, उसके बारे में तो आज तक ये भी अब पता नहीं है सही में कि वो एक अलाइव चीज है भी सही में ट्रूली या नहीं है। ऐसा है ही नहीं भाई कि मर गया वायरस खत्म हो गया, नहीं। पता नहीं कितने सालों से वायरस को कांटेक्ट नहीं मिला किसी सेल्स का, तो पड़ा है बर्फ में दबा हुआ पड़ा है, ठीक है ना? तो कहीं कोई वो नहीं है उसका, किसी तरह का कोई अलाइव चीज है ही नहीं। और जैसे ही कांटेक्ट में आएगा किसी लिविंग थिंग्स के, लिविंग बॉडी के, तो अलाइव हो जाएगा, सारे काम करने लग जाएगा जो एक लिविंग प्रोसेस होती है। Why are molecular movements needed for life? We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. हमने पहले पढ़ा है कि living beings बहुत ही well organized structure होता है। They can have tissues have cells have smaller components in them. सभी किससे बने होते हैं? टिश्यूज से बने होते हैं, ऑर्गन से बने होते हैं, ऑर्गन टिश्यू से बने होते हैं, टिश्यू सेल्स से, और सेल्स के भी बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। Because of the effects of environment, this organized, ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. If order breaks down, the organism will no longer be alive. जैसे उसके सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे जैसे वो एज होता चला जाता है तो वो ऑर्डर ब्रेक होता चला जाता है, मतलब कोई ना कोई ऑर्गन ढंग से काम नहीं करता है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसके एक एक करके सारे ऑर्गन फेल हो जाते हैं और वो मर जाता है। सही में ऐसा ही होता है, सही है, सब ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो इसी तरह से बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में सभी ऑर्गन्स काम करते हैं, सभी टिश्यूज काम करते हैं, सभी सेल्स काम करते हैं।
समझ गए ना, धीरे धीरे कुछ सेल्स काम करना बंद कर देते हैं, नए सेल्स बनने बंद हो जाते हैं, फिर ऑर्गन्स धीरे धीरे, टिश्यूज ब्रेक होने लग जाते हैं, टिश्यूज काम करना बंद कर देते हैं, फिर धीरे धीरे टिश्यूज की वजह से ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, अपने ऑर्गन्स भी एक आधा करके धीरे काम, और ये ऑर्डर ब्रेक जैसे ही हुआ ना, और हमारे बॉडी को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना जरूरी है, सभी ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं, जो भी बॉडी अलाइव है। अगर एक ऑर्गन्स ने भी ढंग से काम करना बंद कर दिया ना, तो धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स इफेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। यही चीज इसमें लिखी हुई है, दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. If order breaks down, the organism will no longer be alive. So living creatures must keep repairing and maintaining their structure. हमारी बॉडी अपने आप को खुद ही रिपेयर और मेंटेन करती रहती है, ठीक है ना, बहुत जरूरी है। और ये since all these structures are made up of molecules, they must have molecules around all the nuclei. We are the maintenance process in living organism. Let us explain. What are life process? अब आया भाई, what are life process? Life process होते हैं। The maintenance function of living organism must go on even when they are not doing anything particular. समझ गए? जब हम पर्टिकुलर कुछ नहीं कर रहे होते ना, तब भी हमारी बॉडी एक मेंटेनेंस वर्क करती रहती है। इवन सही बात तो ये है कि बेटा जब हम सो रहे होते हैं, जब रेस्ट कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे तो हमारी बॉडी मेंटेनेंस का काम ज़्यादा करती है। जब हम और कुछ काम कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे मेंटेनेंस इतना नहीं कर पाती हमारी बॉडी। और जब हम सो रहे होते हैं, जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, इसीलिए कोई जब बीमार होता है ना, तो उसको रेस्ट करने की सलाह दी जाती है ना, वो इसीलिए होता है कि उसकी बॉडी जो है ना, उस अपने आप को मेंटेन रिकवर कर सके सब चीज़ों से। अगर वो काम भी करता रहेगा तो एनर्जी से ही तो काम हो रहा है ना, और वही एनर्जी हमारी बॉडी अगर काम में लगा रही है, वही एनर्जी रिपेयरिंग में लगा रही है। बहुत चीज़ों का रोल है हमारी बॉडी में, जैसे ये हम मेडिटेशन वगैरह, योगा वगैरह, ये है क्या, ये वही चीज़ें तो जो बॉडी को हीलअप होने में हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा जल्दी हीलअप होती है हमारी बॉडी की। Even when we are just sitting in the class, जब हम क्लास में बैठे ना, तब भी, even if we are just asleep, this maintenance job has to go on. The process which together perform this maintenance job are called life process. जो एक साथ ये सारे काम, जो मेंटेनेंस जॉब ये हो रही है ना, ये सब क्या है, लाइफ प्रोसेस। Since these maintenance process are needed to prevent damage and break down, energy is needed of them. Since these maintenance processes are needed to prevent damage and break down, जितने भी मेंटेनेंस प्रोसेस है, इनको डैमेज और ब्रेक डाउन से बचने के लिए किस चीज की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। किसकी जरूरत है, एनर्जी। और एक तो इसे जरूरत है एनर्जी। This energy comes from outside the body of the individual organism. ये जो एनर्जी होती है, ये कहाँ से आती है, बाहर से आती है। समझ गए? जैसे हम गाड़ी में फ्यूल है, एनर्जी, फ्यूल कहाँ से डलवाते हैं, बाहर से डलवाते हैं ना गाड़ी में, सीएनजी डलवा रहे हैं या पेट्रोल या डीजल कोई चीज डलवा रहे हैं, चार्जिंग भी कर रहे हैं, तो बाहर से जा रही है। This energy comes from outside the body of the individual organism. So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism, which we call food. जिसे हम क्या कहते हैं, फूड हमारे लिए फ्यूल है। हम खाना किस लिए खाते हैं, सही में है ना, हमारा खाना खाने का जो ये टेस्ट वाली बात कहते हैं ना, भाई आज हमने मोमोज खा लिया, पिज्जा खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया। तुम किसी भी, ये अपना ना फुटबॉल का प्लेयर है बहुत जबरदस्त, यस सर, क्या नाम है, छेत्री, हाँ सही छेत्री, सुनील छेत्री भाई, वो उसके पॉडकास्ट में पता क्या बता रहा था, बोल रहा था पागल है ये सब। बोला मैं पता क्यों खा रहा था, क्यों खाता है बंदा, कहता मैं फ्यूल के लिए खाता हूँ। जैसे हर एक किसी गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए ना, बोला मैं ये देखता हूँ कि मेरी बॉडी में ना कौन सा फ्यूल सबसे बेस्ट है, मैं उस इसलिए खाता हूँ। समझ रहे हो, बस यही है एक सबसे बड़ा जो इस चीज इस मोटिव को समझ जाएगा ना, चलो कभी कभी तो ठीक है भाई टेस्ट के लिए,
अदरवाइज है ना, सही में ना हमारे को वो खाना खाना चाहिए जिससे हमारी बॉडी को बेस्ट तरीके का फ्यूल मिले। समझ गए ना आप, कि हम पेट्रोल डलवा रहे हैं, अगर हम किसी लोकल दुकान से बोतल लेकर के पेट्रोल अपनी गाड़ी में डालते हैं, अपनी स्कूटी में डाल देते हैं, उस पेट्रोल में उसने और कुछ गलत चीज मिला रखी है क्या, जैसे मिट्टी का तेल ले लिया और कुछ मिला दिया, जिससे हमारी गाड़ी का इंजन क्या हो सकता है, बंद हो सकता है, खराब हो सकता है ना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी है, हम हमारी बॉडी में फ्यूल डाल रहे हैं। अब फ्यूल हम एक अच्छी जगह पे अच्छे ऑयल में पका हुआ खा रहे हैं तो हमारी बॉडी का इंजन ठीक चलेगा। और अगर भाई हम वही एक बहुत ही खराब क्वालिटी की ऑयल में पकी हुई चीज़ें खा रहे हैं, 220 बार एक ऑयल को बार बार पका पका के चीज़ें हमारे को मिल रही है, उससे बहुत नुकसान होता है, वो भी आएंगी चीज़ें आगे चल के देखना। और इससे अलग कुछ और ऐसा, जैसे मैदा मेड फूड खा रहे हैं भाई, ये ना मैदा क्या है, कुछ नहीं है मैदा, उसमें कोई कुछ भी नहीं है। मैदा कैसे बनता है ना, उसका जो वीट होता है ना, वीट के अंदर जो उसका मेजर पार्ट होता है ना, जैसे एग का वो होता है ना अंदर है ना, वो निकालते हैं तो उसके बाद एग में कुछ खास नहीं है, सेम वही चीज है। उस वीट का है ना, जो वाइट वाइट पार्ट है ना, वो निकाल के बेच देते हैं, उसे बोलते हैं रिफाइंड आटा, रिफाइंड वीट बोल देंगे। और वो रिफाइंड वीट जो है ना, हमें लगेगा वीट ही है, बट रिफाइंड वीट लिख दिया ना उसने अपने उसमें, वैसे तो लिखेंगे आटा नूडल्स है ना, बट उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना तो हम देखेंगे वहां लिखा हुआ है रिफाइंड आटा, रिफाइंड वीट, रिफाइंड वीट। बेवकूफ बना रहे हैं। अरे ये तो हमें भी पता है वीट है, वीट से बनता है यार, मैदा भी तो वीट से ही बन रहा है, बट वीट का तुमने जो सही काम की चीज है वो तो निकाली, उसके बाद वो मैदा क्या है, वो हमारी बॉडी में जाकर के सिर्फ टेस्ट बन रहा है और कुछ नहीं है, काम का हमारी बॉडी काम कर रही है, कभी कभी फिर भी चल रहा है। बट अगर रेगुलर कोई बंदा ऐसा कर रहा है तो वो सच में अपने शरीर को खराब करने लगा है। और मैंने तुम्हें बताया था बेटा, पढ़ाई का हमारा फायदा अगर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हुआ तो फिर क्या ही फायदा है ऐसी पढ़ाई का। अब आगे चलो, ये क्या कह रहा है, which we call food in the inside a process we commonly call nutrition। सही में हमारी बॉडी जो फूड खा रहे हैं हम, खाने के बाद उससे जो हमारी बॉडी अंदर जो हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स है ना कॉम्प्लेक्स फूड गेन करते हैं। डायरेक्ट हमारी बॉडी में जो फूड है ना, सिंपलर फूड पता है कौन सा होता है, जैसे ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज देखा होगा ना, व्हाइट पाउडर पानी में मिलाते हो मिक्स हो जाता है ना, वो सिंपलर फूड होता है, इसे बोलते हैं सिंपलर फूड, जो सोल्यूबल होता है। जो हमारा रोटी सब्जी फ्रूट खा रहे हैं, क्या वो पानी में मिलाते हैं तो मिक्स हो जाती है? नहीं, वो इनसोल्यूबल चीजें है बेटा, वो कॉम्प्लेक्स फूड है। हमारी बॉडी का पहले सारा का सारा जो सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम, वो क्या करता है, सारे फूड की जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सोल्यूबल फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है, जिससे वो ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। जैसे पानी में मिक्स हो जाता है ना, ऐसे ब्लड में मिक्स हो जाता है, और फिर ब्लड उसे ट्रांसपोर्ट कर देता है सभी सेल्स के पास। तो हमारी बॉडी का जो ये वाला सारा पार्ट है ना, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन, जिसमें खाना इनटेक करने से लेकर के डाइजेशन करने तक का प्रोसेस कवर होता है न्यूट्रिशन में। तो न्यूट्रिशन भी एक लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन बोल दिया तो उसका मतलब काफी बड़ा हो जाता है, आगे चल के देखेंगे। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल आल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड, सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ द फूड स्ट्रक्चर सोर्सेज आर आल्सो कार्बन बेस्ड। तुम्हें पता है कार्बन है ना, कार्बनिक एलिमेंट है, पढ़ा हुआ ना तुमने, 6th नंबर पे आता है कार्बन। बहुत बड़ा रोल है कार्बन का इस अर्थ पे लिविंग चीज़ों का होने का। अगर कार्बन नहीं होना तो लिविंग बींग्स का बनना पॉसिबल ही नहीं। तुम किसी भी लिविंग स्ट्रक्चर का फॉर्मूला देखोगे ना, प्रोटीन जैसे ग्लूकोज का ही फॉर्मूला ले लेते हैं, ग्लूकोज में क्या है फॉर्मूला, C6H12O6, सबसे सिंपल फॉर्मूला जो हमें पता है, ग्लूकोज का ही पता है। सुक्रोज फ्रुक्टोज और प्रोटीन प्रोटीन सब चीज़ों का तुम देखोगे ना, हर चीज़ में कार्बन है, कार्बन। तो
तो जितनी भी लिविंग बीइंग्स होते हैं ना वो सब कार्बन बेस्ड होते हैं। इसीलिए ना 10th क्लास में एक चैप्टर स्पेशली कार्बन के ऊपर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 पार्ट होते हैं, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना केमिस्ट्री, वो इनऑर्गेनिक थी। इनऑर्गेनिक मतलब नॉन लिविंग चीजें थी, मेटल, नॉन मेटल, एसिड, बेसिस, सॉल्ट, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, ये सब क्या है? एसिड में पानी मिला दिया, बाई एसिड में मेटल मिला दिया, क्या है ये चीजें? नॉन लिविंग। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो नॉन लिविंग चीजों के बारे में हमें सिखाती है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो लिविंग चीजों की केमिस्ट्री को बताती है। तो जो कार्बन बेस्ड स्टडी होती है ना सारी, वो कुछ किस में आती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। और उसकी स्टार्टिंग होगी किस बात? तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तुम्हें बता दूं, तुम पढ़ोगे ना इतना मजा आएगा तुम्हारे को। और 10th की तो सारी साइंस ही बहुत मजेदार है, पढ़ते चलोगे, समझते रहोगे, और एक बार इन चीजों को घर जा करके रिवाइज कर लोगे बेटा, एक ही बार में चीजें क्लियर होंगे। और इतने क्वेश्चन अराइज होंगे ना तुम्हारे अंदर, इतने क्वेश्चन अराइज होंगे बहुत ज्यादा, अगर तुम इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करोगे। अभी तो हम मोटा मोटा पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और जब स्पेसिफिक स्टडी करेंगे एक चीज की तो बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होंगे। प्रैक्टिकल है ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, ये थ्योरेटिकल नहीं है। थ्योरेटिकल तो चलो हमारे को लिख के ही बताई जाएंगी, बट सारी चीजें प्रैक्टिकल है, हमारी सामने हो रही है, हमारी लाइफ में, हमारे शरीर के बारे में। अब ये देखो, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। ये जो है ना, इनका जो कार्बन सोर्स कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब इनका जो शरीर है, इनका जो डिपेंडेंसी है कार्बन के ऊपर, ये थोड़ी अलग अलग होने की वजह से इनका जो न्यूट्रिशनल प्रोसेस है ना वो भी अलग अलग है। जैसे प्लांट्स और एनिमल्स का अलग अलग है, दोनों बने हुए हैं कार्बन बेस्ड ही सारा सब कुछ, ठीक है। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला ले लो, वो भी C6H12O6 है। और स्टार्च या तुम वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला ले लो, वो भी क्या है? C6H12O6। पर है ना, इनका प्रोसेस अलग अलग है। वो कैसे? देखो आगे चलेंगे। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी क्वाइट वेरी, सिंस द एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। एनवायरनमेंट सिर्फ एक ही से कंट्रोल में नहीं होता। These source of energy therefore need to be broken down or build up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movement needed for the maintaining living structure, as well as to the kind of molecules the body needs to grow. For this, a series of chemical reaction in the body are necessary. भाई ये बात जो है ना, ये वाली बात पे थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। The outside source of energy could be quite vary, मतलब जो outside source of energy है वो अलग अलग हो सकते हैं। Since the environment is not under the control of individual organism, मतलब environment सिर्फ एक ही तरह की चीजों पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे हमारे पास सोर्स ऑफ फूड अलग अलग हो सकते हैं, हम वीट से भी काम चला रहे हैं, हम राइस से भी चला रहे हैं, इवन नॉन वेजिटेरियन खा के भी काम चला रहे हैं ना, फ्रूट्स, मिल्क, तो सोर्स ऑफ बहुत ज्यादा है ना अलग अलग। These source of energy therefore need to be broken down or build up in the body. ये जो जितने भी सोर्स ऑफ फूड है, ये पहली बात तो किस फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। इनका जो सिंपलर फॉर्म में चेंज होना, ये ब्रोकन अप क्या है? कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में चेंज होना। वो कहाँ होता है? इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर होता है। और फाइनली, मोस्ट भी फाइनली कन्वर्टेड टू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। और फाइनली ये सारे के सारे है ना एक ही टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। जैसे जैसे हमारी बॉडी एनर्जी बनाती है ग्लूकोज, ठीक है। अब हम वीट खा लें, हम भाई मीट खा लें, हम राइस खा रहे हैं, ठीक है ना, सोर्स तो अलग अलग है, बट फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? ग्लूकोज, ठीक है। इवन प्रोटीन और फैट हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरी है, पर तुम्हें पता है जब हमारी बॉडी को बाहर से खाना नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी है ना अपने अंदर का स्टोर्ड फैट और प्रोटीन को है ना ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी का यूज करने लग जाती है।
समझ गए ना? डाइटिंग करने का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी का फैट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में। हमारी बॉडी फैट को यूज नहीं करती एनर्जी बनाने के लिए, किसको यूज करती है? ग्लूकोज। तो फाइनली ये यहाँ पर ये कह रहा है कि सोर्स ऑफ फूड अलग अलग हो सकते हैं, बट फाइनली हमारी बॉडी जब अंदर काम करती है वो तो एक में ही कन्वर्ट कर देती है सब चीज़ों को। देखो, फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज, अब अभी कहाँ थे हम? यहाँ therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy। सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। दैट कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर मेंटेनिंग लाइफ स्ट्रक्चर। जैसे ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स है हमारी बॉडी के, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे हमारी बॉडी कर रही है क्या? रेस्पिरेशन, एनर्जी बनाने के लिए, वो आगे आएगा। as well as to kind of molecules the body needs to grow. For this a series of chemical reaction in the body are necessary. जैसे oxidizing, reducing reactions are some of the most common chemical means to be break down molecules. यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ना बेटा, ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, समझ गए? ये आएगा अभी, तुम देखना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये जो चीज हमने केमिस्ट्री में करी थी ना, केमिकल रिएक्शन मतलब केमिस्ट्री में तो वो चीजें आई हैं। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हमारी बॉडी क्या कर रही है? ऑक्सीडेशन ही तो कर रही है। ग्लूकोज में ऑक्सीजन ऐड होकर के एनर्जी बनती है, क्योंकि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना। तो क्या बन रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। रेस्पिरेशन इज ए टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, क्योंकि क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रही है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रही है? ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। प्लांट छोड़ते हैं ना ऑक्सीजन, कहाँ से निकाल रहे हैं ऑक्सीजन? किसी न किसी चीज से तो रिड्यूस करके निकाल ही रहे हैं ना, तो रिडक्शन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन ऑफ ब्रेकिंग डाउन मॉलिक्यूल्स। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन from outside the body and to use it in the process of breaking down of food source for cellular need is what we call respiration। देखिए, इसने लास्ट में फाइनली नाम बता दिया, रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन को बेशक कर दो। इसमें क्या हो रहा है कि जो बॉडी रेस्पिरेशन कर रही है वो आउट सोर्स से ऑक्सीजन ले रही है, और जो फूड है उसके साथ में काम करके उसकी ऑक्सीजन और एनर्जी क्रिएट करती है। और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? उस एनर्जी मेकिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। समझ गए? सारी चीजें बाहर से जा रही है भाई, फूड भी बाहर से जा रहा है ना, ऑक्सीजन भी बाहर से आ रही है, पर केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रहा है? सेल्स के अंदर। सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, इसीलिए से क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और जो फूड हो रहा है ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्सेस सिंपलर में, वो भी बॉडी के अंदर आ रहा है ना। बेशक हम अलग अलग सोर्स से फूड ले रहे हैं, बिकॉज किसी एक इंडिविजुअल पे लाइफ डिपेंड नहीं कर सकती है। मान लो हमारी बॉडी सिर्फ वीट पे डिपेंड होती है और एक टाइम पे वीट खत्म हो जाता है, या किसी साल वीट ना हो तो सब मर जाएंगे, है ना। तो इसीलिए सोर्स अलग अलग है, क्योंकि किसी एक इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं है, कोई भी अलग अलग चीजों पे डिपेंड है, पर फाइनल प्रोडक्ट एक ही बन रहा है, ग्लूकोज। इन द केस ऑफ ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड। भाई जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अमीबा सुना ही होगा तुमने कभी छोटी क्लासेस में, वो है ना, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होता उसका। जैसे भाई हमारा तो मुंह है, हमने खाना खाया, मुंह में लिया, चबाया, फिर अंदर स्टमक में गया, फिर इंटेस्टाइन में गया, उसमें से सारा काम हो रहा है ना। अब वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, उसका तो बेचारे का कुछ है ही नहीं, बस एक नॉर्मल पैकेट सा है। वो कैसे कर रहा है अपने सारे प्रोसेस? वो भी सारे करता है। एक सिंगल सेल भी, समझा पढ़ा था ना हमने लास्ट, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग। एक सेल सारे फंक्शन प्रोसेस करता है, सारे फंक्शन परफॉर्म करता है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, मतलब लाइफ प्रोसेस। जो हमें जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? लाइफ प्रोसेस जरूरी है ना। एक सिंगल सेल भी सारे लाइफ प्रोसेस करता है जो हम करते हैं, जो एक पूरा
ह्यूमन बीइंग करता है या अदर कोई ऑर्गेनिज्म जिसके सभी ऑर्गन सेटअप है ना, एक सिंगल सेल भी वो सारे प्रोसेस करता है, इसीलिए उसे फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। अब ये आगे एक्सचेंज, देखो ये क्या कह रहा है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है जिसके पास एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसेज भी एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ता है, जैसे हम करते हैं, है ना, ब्रीथिंग कर रहे हैं। और वेस्ट में बी नीडेड बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन द कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट। इसमें कैसे होता है, इसका सारा का सारा सरफेस जो है ना वो एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में है ना। अब एक सेल है हमारा, ये हमारा अमीबा है। अमीबा का एक फायदा क्या है, ये सारा एक ही सेल, ये सारा सेल क्या है, एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में। तो इसको गैसेज एक्सचेंज करने के लिए ना एक ही प्रोसेस हो, क्या, डिफ्यूजन, सुना है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेज फ्रॉम हाई टू लो। ये क्या करता है भाई, जब भी से ऑक्सीजन की जरूरत हुई, ऑक्सीजन की जरूरत मतलब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई, लो कंसंट्रेशन हो गया अंदर, और बाहर क्या है ऑक्सीजन का हाई कंसंट्रेशन। और हमें पता है जो नॉर्मल प्रोसेस के अंदर है ना, ऑक्सीजन या कोई भी गैस हाई टू लो ट्रेवल करती है, तो ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी, चली गई अंदर। फिर क्या हुआ, इसकी बॉडी ने बना लिए CO2, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन यूज होती है और CO2 रिलीज होती है। अब CO2 ये रिलीज कर रहा है, तो इसका मतलब CO2 क्या होने लग गई, यहाँ पर इस CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ने लग गया, क्योंकि CO2 प्रोड्यूस हो रही है अंदर। और बाहर क्या हो गया, CO2 कंसंट्रेशन कम, या तो नॉर्मल कंसंट्रेशन है एनवायरनमेंट में, अंदर बन रही है तो ज़्यादा हो जाएगा, तो CO2 कहाँ चली जाएगी। तो एक्चुअल में इसे गैस एक्सचेंज करने के लिए सिर्फ एक नॉर्मल सा प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस ही बहुत होता है। यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होगा कि कॉम्प्लेक्स बॉडी, देखो यहाँ पर यहीं पर आ जाएगा क्वेश्चन, आएगा तो बताऊंगा, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन देखता है। इसका एंटायर सरफेस ही वेस्ट रिमूव करने के लिए भी जरूरी है, मतलब होता है, क्योंकि ये वेस्ट ही हो गया CO2, ये किसी भी अपने सरफेस से ही ऑक्सीजन को अंदर ले लेगा और वेस्ट है उसे बाहर कर देगा। अब but what happens when the body size of the organism increases and the body design becomes more complex, जैसे ह्यूमन बीइंग का ही है, कितना बड़ा हो गया। In the multicellular organism, all the cells may not be in the direct contact with the surrounding environment. ये है आंसर इसका भाई। इसमें है ना क्वेश्चन, पता है क्या आएगा, इस बेसिक पैराग्राफ को तुम हाईलाइट कर दो इसका। ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि भाई एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए गैस एक्सचेंज करने के लिए या वेस्ट एक्सक्रिएट करने के लिए डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस ही क्या इनफ क्यों नहीं। इसका आंसर देखो यही है, ये रहा। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स में नॉट बी डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। हमारी बॉडी के सारे सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है एनवायरनमेंट के, कैसे हैं, सिर्फ बाहर के जो स्किन वाले सेल्स हैं वही तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और जो इंटरनल सेल्स हैं वो कैसे छोड़ेंगे सारी चीजों को, उन्हें ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर कांटेक्ट में यही तो आ रही है, बस इसके अंदर थोड़ा घुस गई है ऑक्सीजन, अंदर तो जा ही नहीं रही है क्योंकि स्किन जाने ही नहीं दे रही है। स्किन के सेल्स ही ऐसे हैं कि वो जाने ही नहीं देते, बिल्कुल एकदम फ्लैट सेल्स और टाइटली पैक्ड होते हैं, तो वो किसी भी बाहर वाली चीजों को अंदर जाने ही नहीं देते, तो ऑक्सीजन उन्हें कैसे मिलेगी। और अगर ऐसे जाएगी कि भाई एक सेल इस सेल को देगा, फिर इस सेल को देगा, फिर इस सेल को देगा, मान लो ये इंटरनल सेल्स है, तो यहाँ से मतलब इतनी लेयर्स है हमारे सेल्स की कि हर सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंचने में है ना सालों लग जाएंगे, और जो कि हर सेकंड ऑक्सीजन चाहिए हमारे सेल्स को, हर सेकंड। तो इसलिए ना जो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए ऑर्गन सिस्टम होता है। ऑर्गन सिस्टम, हम ब्रीथ कर रहे हैं, लंग्स में ऑक्सीजन जा रही है, लंग्स से ब्लड के अंदर जा रहा है, ब्लड से हार्ट पंपिंग कर रहा है, और ब्लड क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू जो ऑक्सीजन को हर सेकंड पहुंचा रहा है। सभी सेल्स, अगर कुछ देर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हमारे के जिस बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना, हमारा लास्ट सेल जो है, लास्ट सेल, उस टो को अब लास्ट सेल बोलते हैं, टो का जो लास्ट सेल है, अगर किसी की बॉडी में ना ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो
तो सबसे पहले ना उसके इसी पार्ट को प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होती है। उस बीमारी को बोलते हैं गैंग्रीन। सुना है कभी? लास्ट वाला पार्ट, जो स्मोकिंग करते हैं ना बहुत ज़्यादा, चेन स्मोकर का, उनके साथ में क्या होता है, उनकी जो स्मोक है ये ना वेन्स जो हमारी ब्लड वेसल्स है उनमें जाकर के जमना शुरू हो जाता है, और क्या हो जाता है उससे कि वो ब्लॉक हो जाती है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी। सीधी सी बात है, अगर तो है ना, ऑक्सीजन को जो सबसे लेट पहुंचती है हमारी बॉडी में, वो कहाँ पहुंचती है? स्टोव पे पहुंचती है, उसके पास वहां पहुंचनी बंद हो जाए और उसका पैर है ना वहां से है ना ब्लैक होना, जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी ना वहां के सेल्स मरने शुरू हो जाएंगे और रैपिडली बहुत जल्दी मरेंगे। उनको एक्सक्रिएट भी नहीं कर पाएगी हमारी बॉडी, क्योंकि एक्सक्रिएशन भी तो ब्लड की हेल्प से ही हो रही है ना। जितने हमारी बॉडी में सेल्स मरते रहते हैं ना, उसे हमारी बॉडी किडनी के थ्रू बाहर निकालती रहती है, यूरिनल सिस्टम के। तो उस बंदे को क्या हो जाता है, लास्ट वाला पार्ट जो हो रहा है, उस लास्ट सेल जो होता है ना, वहां से उसे दिक्कत शुरू हो जाती है, गैंग्रीन। बहुत खतरनाक चीज है वो गैंग्रीन। अगर समय रहते उसका इलाज नहीं हुआ ना तो उसका वो वाला पार्ट काटना पड़ जाएगा शरीर से, क्योंकि वो इम्पैक्ट कर सकता है उस बॉडी को साथ। तो ये चीज, ये इसकी जो हमारा जो मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिस्टम है, इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस जो है ना सफिशिएंट नहीं है गैसेस की सप्लाई के लिए, गैसेस के एक्सचेंज के लिए, समझ गए? और उसका आंसर है ये कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल सेल्स may not be contact with the direct contact with the environment। सारे के सारे सेल्स कैसे हैं? डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। सो ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मस्ट नीड ए ऑर्गन सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन all the cells to all the cells। ठीक है, अब आगे we have seen previously how in multicellular organism various body parts are specialized in the functions they perform। बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग परफॉर्म करते हैं, जैसे body parts are specialized in function they perform। We are familiar with the idea of these specialized tissues and with their organization in the body of the organism। It is therefore no surprising that the uptake of food and oxygen will also be the function of specialized tissue। जो हम ऑक्सीजन और फूड लेते हैं ना अंदर, ये भी एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है हमारी बॉडी का। However, this possesses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism while all parts of the body need them। This situation creates a need of transportation system of carrying food and oxygen from one place to another। देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है बेटा कि जो हमारा फूड और ऑक्सीजन लेने वाला प्रोसेस है ना, ये बेशक हमारी बॉडी का सिर्फ एक ही पार्ट ले रहा है ना। हम खाना खा रहे हैं तो मुंह से खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो हम नाक से ले रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हीं पार्ट्स को हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और फूड की ज़रूरत है। ऑक्सीजन फूड की ज़रूरत तो हमारी बॉडी के हर एक सेल का है। तो इसलिए हमारी बॉडी में एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिससे ना सारी ऑक्सीजन और सारा फूड हमारी बॉडी के हर एक सेल के पास ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इवन लास्ट सेल के पास भी, जो मैंने बोला ना लास्ट सेल के पास भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारा। जो भी हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन वो भी, और जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके बाद डाइजेशन के बाद जो उसमें से न्यूट्रिएंट्स उसमें से निकल रहे हैं सॉल्युबल फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में, वो सारे के सारे सभी सेल्स के पास ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। और ब्लड का कौन सा पार्ट उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है, ये तो हमने पिछले साल पढ़ा भी था, है ना। ब्लड के 4 पार्ट थे, एक तो प्लाज्मा का लिक्विड, है ना, और एक ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए स्पेशल था आरबीसी। ट्रांसपोर्टेशन का काम तो इन दो का ही है। आरबीसी तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और जितनी चीजें ट्रांसपोर्ट करता है वो प्लाज्मा करता है। तो क्योंकि हमारा फूड तो सॉल्युबल है, तो इसीलिए वो प्लाज्मा में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और प्लाज्मा ही उसे ट्रांसपोर्ट कर देता है। और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आरबीसी स्पेशल एक टिश्यू सेल है हमारी बॉडी में, ब्लड के अंदर हमारी बॉडी की रिच ऑक्सीजन सप्लाई को, मतलब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए जो स्पेशल सेल्स बनाया हुआ है आरबीसी, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है सिर्फ। अब थोड़ा सा चलो इसको खत्म कर देते हैं।
रन केमिकल रिएक्शन यूजेज। चलो यहाँ तक हो गया हमारा आज, ठीक है। वो की देखते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया।